काशीराम जी ने कहा जिसकी जितनी संख्या बाहरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मोदी जी तो खुद ओबीसी है ना। अब देखिए इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा तब वो ओबीसी बने कैसे वो ओबीसी बने कि अगर आज भी मंदिर जाने से दलितों को रोका जा रहा है, घोड़ी पर बैठने से, मूछ रखने से उनको मारा जा रहा है, अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पे पेशाब कर रहा है तो बिल्कुल जरूरी आरक्षण। तो पिछड़ों की संख्या उससे बहुत ज्यादा हो गई, तो उस आरक्षण की लिमिट को बढ़ाने के लिए आप क्या करें? नंबर 1, काशीराम जी ने कहा जिसकी जितनी संख्या बाहरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या रोड मैप है आपके पास? ये इस बात को देश जानना चाहता है। बिहार के चुनाव में जुमलेबाजी तो आप कर सकते हो, लेकिन विपक्षी दलों की यह जिम्मेदारी है कि जाति जनगणना का विरोध किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया था और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये इस बात की घोषणा कर रहे हैं, पहलगाम से ध्यान भटकाने के लिए घोषणा कर रहे हैं, इस बात को भी बताने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात जनता के बीच में जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं एक तरफा गुणगान भाजपाइयों का हो रहा है। जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे उनका गुणगान हो रहा है सारे टीवी चैनल पे। जो बेचारे टीवी चैनल के एंकर जाति जनगणना पे उल्टा सीधा बोल रहे थे उनको तारीफें करनी पड़ रही। तो ये भी एक बात है। कल और परसों 2 दिन 3 और 4 तारीख को आम आदमी पार्टी का प्रयागराज में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर, संकल्प शिविर के नाम से हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषयों पे हमारे पार्टी के वक्ता अपने विचार रखेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, प्रांतों के अध्यक्ष, ये सब लोग उस शिविर में शामिल होंगे। प्रभारी अध्यक्ष, महामंत्री सब लोग रहेंगे। और ये 2 दिन का एक महत्वपूर्ण शिविर, जिससे हम कुछ आत्ममंथन करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये जाति जनगणना पे ज़्यादा ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव के लिए, बिहार चुनाव के लिए किए गए एक जुमले के समान है। और वो पार्टी जो महिला आरक्षण पे 1 इंच नहीं बढ़ी, वो पार्टी जिसने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हक मारा है, वो पार्टी जिसने इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी के आरक्षण में घोटाला किया था, वो पार्टी जिसने 100 साल के अंदर आज तक जिसकी मातृ संस्था का एक भी प्रमुख आरएसएस का दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं हुआ, वो कभी भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के भले के लिए काम नहीं कर सकते हैं। ये निजीकरण के जरिए सरकारी विभागों में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने वाली पार्टी है। जाति जनगणना इनका एक जुमला मात्र है और कुछ नहीं है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न होता? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी हम लोगों के दबाव में जातीय जनगणना करा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो चुनाव की वजह से आ रहे हैं। विपक्षी दल, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव के कारण कर रहे हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हुए कितना समय हो गया आप बताइए? 1.5 साल के लगभग हो गया। 1 इंच सरकार उस पर आगे बढ़ी हो तो आप बता दीजिए। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा ये लोग करते हैं, नहीं कर देते। काला धन लाने की 15 लाख देने की बात कहते हैं, नहीं करते। एमएसपी 2 गुना करने की बात कहते हैं, नहीं करते। डॉलर को कमजोर करने, रुपए को मजबूत करने की बात करते हैं, नहीं करते। तो भाषण ही तो देना है इनको। तो जाति जनगणना पे भी एक अच्छा खासा भाषण दे दिया उन्होंने। कैबिनेट का डिसीजन हो गया, अब इंतजार करते रहिए, अगले जन्म में हो जाएगा। ये सवाल है। अब मैं किसी भी दल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इनकी तारीफ करने में जल्दबाजी कर रहे हैं। इनको पहचानिए ये लोग कैसे हैं, इन्होंने क्या किया 10 साल में आरक्षण के साथ, ये रखिए ना देश के सामने। मैंने जितने आंकड़े पढ़े हैं, अगर इसमें से कोई गलत हो तो आप मुझे बताइए। भैया केंद्रीय सचिव और केंद्रीय संयुक्त सचिव की नियुक्ति तो आपके हाथ में है, वहां आपने 322 अधिकारी में है, कै % बिठा रखा है बताइए आप SC ST OBC मिला के। जिसकी 80% भागीदारी है उसको 10% भी आपने 15% आपने वहां पे जगह दे रखी है। मोदी जी तो खुद OBC है ना। अब देखिए इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, तब वो OBC बने, कैसे वो OBC बने, और थोड़ा पीछे करिएगा, कितना वो OBC है, कितना वो OBC के भले के लिए कर रहे हैं। ये सब एक जैसे पिक्चर में आता है ना, इसके तमाम पात्र काल्पनिक हैं, तो ये उसी तरह की हालत है। नहीं तो क्या आपको डाउट है क्या उनकी OBC होने पे? मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि OBC के भले के लिए 10 साल में किए गए उनके काम सामने दिखते नहीं, और जाति जनगणना का जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया था उसमें भी उनका कोई प्रेम SC ST OBC के लिए दिखता नहीं, और जिस तरह से अपने दोस्तों को सरकारी कंपनियां उन्होंने 10 साल में नीलाम की है, और आउटसोर्सिंग के जरिए अलग अलग पदों पे मैंने आपको बताया, तो सफाई कर्मी हो, ड्राइवर हो, लिफ्टमैन हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, क्लर्क हो, सारी जगह तो आपने आउटसोर्स करके प्राइवेट लोगों को बिठा दिया। आप कहाँ नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं? नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर, ये तमाम नेता बहुत घोर विरोधी थे जाति जनगणना के, और इनके कई बयान भी। अभी ये सब बहुत पैरोकार हो गए। क्यों हृदय परिवर्तन हो गया? बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनता, इसलिए उन्होंने एक झुंझुना पकवा दिया है बिहार चुनाव के पहले। और अब आप देखिए देश में चर्चा क्या हो रही है इस समय, पहलगाम की चर्चा, इनकी नाकामी पीछे हो गई, अब जाति जनगणना की चर्चा चल रही है टीवी चैनल पे। तो आपको क्यों डाउट है कि ये नहीं कराएंगे, जुमला साबित हो गई है? देखिए डाउट इनके कृत्यों से है, इनकी सोच से है, इनकी विचारधारा से है। क्या ये सच नहीं है कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर EWS की नियुक्ति के नाम पे या नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पे आपने OBC के, दलितों के, पिछड़ों के हक मारे? क्या ये सच नहीं है? विश्वविद्यालयों में एक कैटेगरी आपने बना ली है नॉट फाउंड सुटेबल NFS, और उसके नाम पे आप आउट करते जाते हैं SC ST OBC को। ये तो आंकड़े बोल रहे हैं ना खुले, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हैं? मेरिट लिस्ट बन रही है, उसमें OBC की जो मेरिट लिस्ट बन रही है वो ज्यादा जा रही है, जो EWS की है वो कम जा रही है। तो इसका मतलब जो OBC है या SC ST है, उनके पिछड़ेपन के कारण या उनके आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के कारण आपने उनको आरक्षण दिया है, तो उसका क्या लाभ मिल रहा है? पहलगाम पे जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने टिप्पणी किया, उस पर FIR हो गई, एक लोगों के ऊपर और हुई। तो ये क्या राजनीति से? देखिए इनको लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से, ये यहाँ पे लड़ रहे 4 PM वाले संजय शर्मा से, उनका बंद करा रहे हैं चैनल। इनको लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मेडूसा पे उस पर FIR करा रहे हैं। इनको लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, तो ये घूम घूम के पत्रकारों को धमकाने में, टीवी चैनल को, यूट्यूब चैनल्स को धमकाने में लगे हुए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ संजय शर्मा का सवाल नहीं, आप दूसरे चैनल्स पे बातें शुरू करेंगे। भैया आप मुझे बताओ ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ नहीं हुआ? 2000 लोग अगर उस घाटी में मौजूद थे, बैसारन घाटी में, तो वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? पुलिस क्यों नहीं थे? सेना के जवान क्यों नहीं थे? खुफिया तंत्र को जानकारी क्यों नहीं थी? पाकिस्तान का आतंकवादी 200 किलोमीटर सैर करते हुए आया और मार के हमारे लोगों को चला गया। 27 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी उन लोगों ने।
धर्म पूछ के मार दिया, और आप कह रहे हो कि नहीं साहब कोई बात नहीं, हम जो भाषण दे रहे हैं वो सुनिए आप, पीओके वापस लीजिए। आप तो कहते हो ना, पूरा देश कहता है पीओके से आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है और वहां से केंद्र बना के हिंदुस्तान में घुसपैठ की जाती है। तो आप पीओके को कब्जा में लीजिए अपने, कौन रोक रहा है आपको? खुद सरकार ने सर्वदलीय बैठक के अंदर ये कहा 20 अप्रैल को बिना जानकारी के वो जगह खोल दी गई। मैं सर्वदलीय बैठक में मौजूद था। मैंने कहा क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने, कैसी बातें आप कर रहे हैं? इतने संवेदनशील जगह को आपने बिना किसी जानकारी के खोल दिया और आपको पता नहीं चला। फिर पता चला कि नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। दरअसल 20 अप्रैल नहीं, पूरे साल भर से वो जगह खुली हुई है। तो सर्वदलीय बैठक में भी केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है, गलत जानकारी दे रही है। सर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर मदरसों पर एक्शन हुआ है, 82 मदरसे बुलडोजर एक्शन हुआ है, इस तरीके की चीज़ें। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो तमाम ATS की जांचें हुई उसमें कई चीज़ें निकल कर सामने, उसके बाद एक्शन हुआ। आप कैसे देखते हैं? तो वो पहलगाम की घटना का इंतजार कर रहे थे कि पहलगाम में जब हमारे 27 निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी, उसके बाद ATS को ये जानकारी होगी कि इन मदरसों से गड़बड़ी हो रही थी, अब इसको तोड़ना जरूरी है। ये क्या बात ये विश्वसनीय लगती है? इसका मतलब अब तक आप सो रहे थे। उन मदरसों में गड़बड़ी हो रही थी, आपको तब पता चला जब 27 लोग हमारे पहलगाम में मार दिए गए। इसके पहले आपको पता नहीं चला। यूपी की विधानसभा कैसे नाकारा अफसर है सर, कैसी नाकारी सरकार है ये? सर EWS की जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय जस्टिस JB पारदीवाला की एक बहुत ही स्पष्ट टिप्पणी थी। वो टिप्पणी ये थी कि आरक्षण जो है वो अनंत काल के लिए नहीं होना चाहिए। तमाम राजनीतिक दल OBC और अदर आरक्षण की वकालत करते हैं। क्यों सारे राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए, एक आपसी सहमति बनाते हुए आरक्षण पर एक सामंजस्य क्यों नहीं बनाते हैं, जिससे अगला वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों का भला हो सके? पहली बात तो अगला वर्ग अब कोई आरक्षण से वंचित नहीं है। पहले जैसे अगले वर्ग के लोग कहते थे अरे ये तो रिजर्व कोटा वाला है, रिजर्व कोटा वाला है, वो सब बात अब खत्म हो गई। अब अगला वर्ग भी आरक्षण की श्रेणी में आता है। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर आज भी मंदिर जाने से दलितों को रोका जा रहा है, घोड़ी पर बैठने से, मूछ रखने से उनको मारा जा रहा है, अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पे पेशाब कर रहा है, तो बिल्कुल जरूरी है आरक्षण। सर योगी आदित्यनाथ मेरी बात सुनिए आपने, भोजन करते हैं, मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात आप सुनिए। सामाजिक भेदभाव जब तक है, हजारों वर्षों से समाज के बड़े बड़े वर्ग को आपने जिस तरीके से कुचल के रखने का प्रयास किया, अगर वो दृश्य आज भी देखने को मिल रहे हैं तो शर्म आती है। और निश्चित रूप से आरक्षण के बारे में लोहिया जी ने क्या कहा, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। उस 0 पॉइंट पे खड़े हुए व्यक्ति को 20 किलोमीटर आगे पहुंचा दो, फिर प्रतियोगिता कराओ, तब पता चलेगा। अभी असलियत बताऊं आपको, इसी UPSC में आंकड़े आए, उठा के देख लीजिए। इंटरव्यू में नंबर कुछ लोगों को ज्यादा दे दिया गया, कुछ लोगों को जानबूझ के कम दे दिया गया, रैंक में वो पीछे चले गए। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो इसलिए मैं ये कहता, और एक बात आप समझिए, हमेशा सच कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। अपना अपना फायदा तो हर आदमी सोचने में लग जाएगा तो उसके तो कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो इस समय इस देश के अंदर अन्याय हो रहा है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, गांवों में जिस प्रकार से मंदिरों में कभी कभी घोड़ी पे बैठने के जो दृश्य सामने आते हैं, वो कोई आप इस बात को, सच्चाई को मानिए कि अभी भी एक भेदभाव है समाज में। संजय जी, एक सवाल है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करते हैं,
तो क्या आम आदमी पार्टी अपने जिन राज्यों में सरकार वहाँ इसकी शुरुआत करके एक कदम आगे बढ़ाएगी? भैया, मोदी जी के सबसे करीबी जो मित्र हैं अडानी साहब, उनको तेल दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, कोयला दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया। पहली शुरुआत देश के प्रधानमंत्री इस दिशा में करें और बात करें अपने पूंजीपति दोस्तों से, उसमें सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करें। ऐसे हवा में कोई बात कह के काम नहीं चलता है, इसलिए सबको बुलाइए, सबसे बातचीत करिए और कैसे उनको हिस्सेदारी दी जा सकती है उसके बारे में सामूहिक निर्णय लेके आगे बढ़िए। जब आप सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रहे हैं तो आप आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ इस बात। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि वो जाति जनगणना यूपी में नहीं कराएंगे, लेकिन अब वो कराने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच उन पे आरोप ये भी लगते हैं कि वो थानों में, तहसीलों में सब उन्होंने अपने बिरादरी के लोगों को ही भर दिया है। देखिए, ऐसा है कि कथनी और करनी का फर्क बिल्कुल खुली आंखों से सबको दिखता है। अगर आप कह रहे हैं आरक्षण और जाति जनगणना के बारे में पहले खिलाफ बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं हम कराएंगे, तो बिल्कुल ठीक। आपने प्रशासनिक नियुक्तियों में भी आप कितनी भागीदारी किस किस जाति के लोगों को यूपी में दे रहे हैं, उसका मूल्यांकन तो होगा, उसको देखेंगे लोग और उस पर सवाल भी खड़ा करेंगे।